हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए न्यू क्लासेज में बीएमसी का लेकर आया हूं, जो जिसमें हम लोग क्या बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, हम लोग बीएमसी में सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं। तो हम लोग ईंटों का भी निर्माण मैन्युफैक्चरिंग और ब्रिक्स पढ़ेंगे। तो ये कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हम लोगों का है दोस्तों, भी ईंटों का भी निर्माण के प्रमुख पद निम्न हैं। तो देख लेते हैं क्या है। तो पहला है हॉस्टल का चयन, सिलेक्शन एंड साइट होगा। उसके बाद दूसरा है कि ईंट की मिट्टी की तैयारी, तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा है हम लोगों का ईंट की ढलाई, तो मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद चौथा है हम लोगों का ईंट को सुखाना, तो ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद पांचवा है कि ईंट को पकाना, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो देख लेते हैं हॉस्टल का पहला चयन देख लेते हैं। तो ईंटों के निर्माण के लिए स्थल का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चयनित स्थल की मिट्टी ईंट के निर्माण के लिए उपयुक्त हो। ईंट के लिए मिट्टी लेने तथा भत्ता लगाने के लिए स्थल का चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जो स्थल का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ साइट होता है। तो पहले देख लेते हैं कि पहला हम लोगों का है कि सस्ती भूमि, चीप लैंड। तो भत्ता लगाने के लिए यथासंभव सस्ती बेकार पड़ी भूमि की अधिग्रहण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि भत्ता लगाए जाने वाले जमीन वर्षों तक बंजर हो जाती है। तो हम लोग दोस्तों भत्ता लगाना है वहाँ पर, हम लोगों का वहाँ पर यथासंभव सस्ती बेकार पड़ी भूमि ही अधिग्रहण करना चाहिए। जो बंजर होता है जमीन, उसी का क्या होता है चुनाव करना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों है हम लोगों का कि विक्रय क्षेत्र के निकट, तो नियर ऑफ मार्केट देख लेते हैं। तो हम लोगों का विक्रय क्षेत्र के निकट रहे तो अच्छा है, मार्केट के निकट रहे तो अच्छा है। तो देख लेते हैं, इसमें पॉइंट है कि भत्ता स्थल ईंटों के वितरण व बिक्री क्षेत्र के निकट या बीच में स्थित होने में होना चाहिए। इससे ईंटों का परिवहन वह न्यूनतम रहे। तो इससे हम लोगों का जो परिवहन है वह न्यूनतम रहता है दोस्तों, जो मार्केट के नियर रहता है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ईंटों पर्याप्त मृदा भंडार, सफिशिएंट सॉइल। तो देख लेते हैं, तो इसमें कह रहा है कि भत्ता क्षेत्र में ईंटों को बनाने के लिए उपयुक्त प्रकार की मिट्टियाँ पर्याप्त मात्रा में भूमि तल पर उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि भत्ता स्थापित करने में बहुत अधिक व्यय होता है। अतः भत्ता लंबे समय तक ईंटों का उत्पादन करता है, इसलिए स्थल का पर्याप्त मिट्टी का भंडार होना चाहिए। तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आबादी से दूरी, रिमोट एरिया। तो देख लेते हैं, तो इसमें है कि भट्ठा स्थल घनी आबादी से दूर रखना चाहिए, जिससे भट्ठे की चिमनी से निकलने वाले धुएं व गैस पर्यावरण प्रदूषित न हो। इससे हम लोगों का जो घनी आबादी है उससे हम लोगों का भट्ठा दूर रहना चाहिए, जिससे हम लोगों का जो पर्यावरण दोस्तों है फैलता है, जो पॉल्यूशन होता है वह फैल ना सके, जिससे हम लोगों का क्या होता है कि पर्यावरण से प्रदूषित ना हो सके, जो आबादी आबादी क्षेत्र होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि जल ग्रस्त मुक्त क्षेत्र, वाटर फ्री एरिया। तो देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि भत्ता स्थल जल ग्रस्त क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। क्षेत्र का भू जल स्तर भट्ठा फर्श से 2 मीटर की अधिक नीचा होना चाहिए। जो हम लोग का दोस्तों भूजल स्तर भट्ठा होता है वह फर्श से 2 मीटर से अधिक नीचा होना चाहिए जो होता है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि परिवहन सुविधा, भट्ठा स्थल पक्की सड़क या रेल से जुड़ा होना चाहिए, जिससे हम लोगों की ईंट पकाने हेतु कोयला की तैयारी ईंटों का परिवहन सुगमता पूर्वक हो सके। जो हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होता है दोस्तों, वह हम लोगों का क्या होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, जिससे हम लोगों का पक्की सड़क या रेल मार्ग से कोयला ला सके। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है दोस्तों श्रमिक, जो लेबर होता है। तो ईंटों की पथाई, मिट्टी तैयार करने हेतु भट्ठे से भराई तथा निकासी आदि के लिए अनेक श्रमिक की आवश्यकता होती है। अतः भट्ठे के आसपास पर्याप्त संख्या में कुशल अकुशल श्रमिक उचित दरों पर उपलब्ध होने चाहिए। तो हम लोगों का जो दोस्तों श्रमिक होता है उससे भराई और पथाई के लिए हम लोगों का कुशल अकुशल श्रमिक उचित
दरों पर उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं पानी की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ वाटर। तो ईंट पाथने के लिए मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, जिससे बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अतः भट्ठे के आसपास प्रचुर मात्रा में साफ पानी का स्रोत होना चाहिए। जो हम लोगों का दोस्तों पानी का उपलब्धता है, एबिलिटी ऑफ वाटर होता है, ये हम लोगों का साफ पानी होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं आगे दोस्तों की ईंट की मिट्टी व स्थलीय परिश्रम। तो ईंटों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चूने के ढेले, घास फूस इत्यादि अशुद्धि न होना हो तथा सभी आवश्यक घटक पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होने चाहिए। मिट्टी को उपयुक्तता जांचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में निम्न स्थलीय परीक्षण सुझाव है। जो पहला होता है दोस्तों सघनता परीक्षण, ढलाई परीक्षण। दूसरा होता है विरूपण एवं संकुचन परीक्षण। चौथा होता है सामर्थ्य परीक्षण और पांचवा होता है रे या कलर भूमि का जांच। देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वांटिटी टेस्ट। पहला है सघनता परीक्षण। तो ईंट को मिट्टी की भूमिका तथा बालू का सही अनुपात ज्ञात के लिए अदृष्टीय परीक्षण करना आवश्यक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे पॉइंट। तो इस परीक्षण के लिए स्तर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे महीन पीस ले, फिर इसे पानी मिलाकर 80 प्रकार से उसको लुगदी बनाते हैं। फिर 8 मीटर व्यास से 4 या 5 गेंद बनाकर उसे सूखने रख देते हैं। यदि गेंदों को जमीन पर रखते हैं तो उन पर आकर परिवर्तन हो जाता है। यह पता चलता है कि चिकनी मिट्टी अधिक मात्रा में है। यदि सूखते समय वह उपरांत गेंदों में दरारें दिखाई दे तो यह पता चलता है कि चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक है। यदि आकार से परिवर्तन अथवा दरारें न हो तो समझना चाहिए कि चिकनी मिट्टी, क्ले या बालू सैंड का अनुपात सही है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ढलाई परीक्षण क्या होता है, मोल्डिंग टेस्ट। तो इस परीक्षण के अंतर्गत ईंट की ढलाई हेतु उपयुक्त ईंट जलमुर्दी मिट्टी अनुपात निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थल में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें पानी मिलाते हैं, अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। उसके बाद सुगहता पिंड बना लेते हैं। इसके बाद सांचे को हम लोग भरकर ईंट की ढलाई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ईंट को सांचे से बाहर निकाल कर इसका दृष्टि परीक्षण करते हैं। यदि ईंट को कोरे तथा फलके सीधे तेज एवं साफ हो तो उसे यह जल मृदा के अनुपात अनुमय है। यदि ऐसा नहीं हो तो मिट्टी में जल की मात्रा घटा अथवा बढ़ाकर यही परीक्षण पुनः दोहराते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों अगर हम लोगों का क्या होता है कि यदि ऐसा न हो तो हम लोग जल की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। जो हम लोगों का कोर होता है या फलके होती हैं और तेज एवं साफ हो तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को जल की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं परीक्षण। उसके बाद परीक्षण पुनः दोहराते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो तथा सर्वोत्तम ढलाई के लिए जल मृदा अनुपात निर्धारित करते हैं। इस प्रकार ढली हुई ईंट को हम धूप में सुखाते हैं तथा पूर्ण रूप सूखने के लिए उत्पन्न संकुचन दरारें की जांच करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं विरूपण संकुचन परीक्षण। तो यह परीक्षण इस बात का जांच करने के लिए किया जाता है कि भट्टे में पकाने के बाद ईंट का विरूपण एवं संकुचन न हो। इस परीक्षण के ढाली गई ईंट को एक साधारण भट्टी में लगभग 48 घंटे तक पकने देते हैं और फिर इसको धीरे धीरे खड़ा कर ठंडा होने के बाद ईंट की सतह तक कोने की जांच करते हैं। यदि ईंट विरूपित होते हैं तो अथवा सिकुड़ते जाती है तो ईंट की मृदा में जल मृदा अनुपात ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम लोगों का सामर्थ्य परीक्षण है, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस परीक्षण के लिए स्थल से मृदा लेकर कुछ ईंटें ढीली जाती है और इनको संपीड़न जांच परीक्षण कंपैरिजन टेस्टिंग मशीन में रखकर संदलन सामर्थ्य क्रशिंग स्ट्रेंथ जांच ज्ञात करा ली जाती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रे या कलर भूमि की जांच, टेस्टिंग ऑफ ग्राउंड नेचर। तो इस जांच करने के लिए भूमि के छोटे छोटे रे बनाते हैं तथा इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। 2-3 दिन के पश्चात यदि गड्ढों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं तो यह भूमि बल्लर या निर्माण के लिए सर्वदा अनुपयुक्त है। तो मैं यहीं पर आपका दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।